देखो, तो अपना जो टॉपिक है न्यू चैप्टर, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन आवर लास्ट लेक्चर. इट इज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इन आवर बुक इट इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्यों ऐसा बोलते हैं ये सब हम लोग देखेंगे आज. तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. और एक बात है, ये टॉपिक बहुत ही इजी है एक्चुअली. द मेन पर्पस मैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता दो, हम लोगों ने ये क्यों इंक्लूड किया. तो जनरली क्या होता है, पहले क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था और इंटीग्रेशन था, और उसके साथ कौन सा दूसरा एक टॉपिक था शायद. लेकिन ये इसमें ना स्कोरिंग टॉपिक कोई ऐसा नहीं था. तो बच्चों को अच्छा स्कोर करना और मिनिमम पासिंग मार्क तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, ऐसा टॉपिक्स कम था. प्रीवियस कोर्स की बात कर रहा हूँ. तो हम लोगों ने ये इंजीनियरिंग मैथ्स में इंक्लूड किया. तो 25% एटलीस्ट जो टॉपिक है अपने को, ये 26 मार्क्स का, सॉरी अभी तो 30 पूरा सेक्शन है. पूरा सेक्शन स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी 15 मार्क्स का है. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाउ फॉर होम असाइनमेंट. तो क्या है, आपको इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है. तो वन सेक्शन यू कैन डू 100%. ठीक है. तो ये इंजीनियरिंग मैथ्स में कोई फेल नहीं होना चाहिए. दिस इज द मेन पर्पस behind this chapter. We have included this chapter for that. तो इसमें आपको ऑलरेडी एसएससी में कुछ कुछ टॉपिक्स था, उसका एडवांस वर्जन भी यहाँ पे है. कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ अलग अप्लाइड प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग आज देखेंगे. और कुछ टॉपिक्स पूरा नया है स्टैटिस्टिक में, वो आज हम लोग करेंगे. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी. तो इसमें पहला टॉपिक है मीन. वी हैव टू स्टडी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. सेकंड इज मीडियन, थर्ड इज मोड. ठीक है, ये सब एसएससी में था. इसको छोड़ के ना मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दो टॉपिक्स है जो अपना आपको नहीं था, वो आपको अलग करना, मतलब याद करना है. इफ यू नो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली. स्टैंडर्ड डिविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. देन यू कैन फाइंड वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. ये सब फाइंड होता है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली ना 8 मार्क का प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डिविएशन पे आता था. अभी वो 6 मार्क का आपका मैक्सिमम वेटेज वाला जो प्रॉब्लम है सेकंड सेक्शन का, वो स्टैंडर्ड डिविएशन पे एक्सपेक्टेड है. अलग फॉर्मूले है. तो सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. वन इज कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा एंड अदर इज कॉल्ड एज ग्रुप डेटा. लास्ट टाइम इतना हमारा डिटेल. सो आई विल टेल यू व्हाट इज अनग्रुप डेटा एंड व्हाट इज ग्रुप डेटा. ये अपने पास नोट्स ही है, तो उसमें मैं डायरेक्ट आपको पहले ग्रुप फॉर्मूला प्रॉब्लम्स वो आगे देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज कॉल्ड एज अनग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा. अनग्रुप्ड मतलब उसको ना ऐसा कॉमा कॉमा करके ऐसा लिस्ट दिया रहेगा. जैसे आपका 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स है मैथ्स का, तो ऐसे कॉमा कॉमा करके सारे मार्क्स अगर लिखेंगे, so it will be called as ungrouped data. And what will be group data? Group data मतलब टेबल दिया रहेगा, ऐसा टेबल फॉर्म में दिया रहेगा. अभी टेबल फॉर्म में जो डेटा दिया रहता है ना, उसमें भी दो टाइप है. जिसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं ना, इसमें भी दो टाइप है. एक डेटा दिया रहता है, ये ग्रुप्ड में भी देखो ये भी ऐसा ही है. 32 का 4 है, 33 का. लेकिन इसमें दूसरा टाइप आता है जिसमें क्लास में रेंज दिया रहता है 15 to 20, 20 to 15, 20 to 25, 25 to 30. ये देखो, ये भी टेबल है और ये भी टेबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको. इसमें कैसा दिया है, इसमें एक एक ही दिया, रेंज नहीं दिया है. ये रेंज फॉर्म में नहीं दिया है. तो ये तीन, बोलो क्या तीन चीज मैंने बताया, कौन से तीन टाइप का डेटा मैंने अभी एक्सप्लेन किया. वन इज अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा में देर आर टू टाइप्स. ग्रुप डेटा में देर आर टू. वन इज रेंज दिया रहेगा 10 to 20, 20 to 30 ऐसा, और इसमें ऐसे ही दिया रहेगा 11, 12 और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा. तो वो ग्रुप में है, फिर भी उसमें थोड़ा सा क्यों, क्योंकि अलग अलग
जगह पे ना ये फॉर्मूला, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला शायद इसमें भी यूज नहीं होएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। आपको ये मैंने जो बताया वो टेबल और ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, वो समझ में आया क्या सबको? यस सर। सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो अभी देखो मीन में ना अनग्रुप डेटा का ये फॉर्मूला है, मैंने सब जगह ऐसा फॉर्मूला लिखा है। आपको ना नोट्स में कुछ अलग फॉर्मूला भी है, वो भी चलेगा, आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा, थोड़ा मॉडिफाई करके ना फॉर्मूला चेंज हो सकता है। तो एक्स बार का एक्स बार इज व्हाट? मीन, एवरेज। इट इज equal to summation of xi upon n. N is total number of terms. And if it is group data, then what we have to do? We have to use same formula, but fi multiply by xi. ये fi यहाँ पे additional दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं था, upon n. N is total of frequency. फ्रीक्वेंसी का टोटल वही होएगा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर वैसे देखेंगे तो एक ही है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 10 मार्क कितने लोगों को मिला है, 11 मार्क कितने लोगों को मिला है, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो अपने को एन में मिलेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसमें सेकंड है, सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट? वी हैव टू यूज स्टेप डिविजन या एज्यूम्ड मीन। आप मैंने जनरली ना एग्जाम में स्टेप डिविजन ही पूछते हैं हम लोग, तो इसके लिए वो एज्यूम मीन पूछा तो भी स्टेप डिविजन करेंगे तो भी चलेगा, तो 3 दिन कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इन दिस वी हैव सेम फॉर्मूला, स्टेप डिविजन में एक ही चेंज है। फॉर्मूला में ना पहले मीन एज्यूम करते हैं, तो अपना फॉर्मूला अगर देखेंगे तो a प्लस ए इज एज्यूम्ड मीन, ए इज एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन। देखो ये फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, समेशन ऑफ एक्स एफ आई डी आई। अभी एक्स आई की जगह और वो डी आई इज व्हाट? डिफरेंस का डिवाइड बाय सी। सी कॉमन मल्टीपल देख के करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो डी आई bar is equal to this formula, वैसे सेम है, only thing is we are adding assumed mean with this। तो ये और c is class width, ठीक है। कंबाइंड, हाँ ये आपने लास्ट टाइम हम लोग ने नहीं किया था, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, कंबाइंड मीन है, सॉरी कंबाइंड मीन करके है ये, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। कंबाइंड मीन का मतलब मेरा इसका मतलब ये है, सपोज, ठीक है, सपोज अभी आप ही मुझे बताओ कि अगर आपका समेशन मैथ्स के सब स्टूडेंट का टोटल मार्क सपोज 1000 है, सपोज एग्जांपल के लिए ले रहे, और आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सपोज 50 है, तो आपका एवरेज कितना हो गया? सब स्टूडेंट का एवरेज कितना होएगा? 20 होएगा सपोज, क्योंकि ये 30 मार्क्स का एग्जाम है और सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स इतना है 1000, और अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है टोटल क्लास में सपोज 50, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा फॉर्मूला ये है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट एक्स बार इज मीन। लेकिन अगर सपोज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैथ्स का मार्क्स का अपने को एवरेज लेना है, तो ऐसे वो अभी आप एवरेज लेंगे, मतलब सपोज मेरा अभी हम लोग ने देखा अपना एवरेज है 20, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 20 आता है, राइट। तो अपना एवरेज 20 आ रहा है सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का एवरेज सपोज 15 आता है, या सपोज इसका एक मिनट राउंड फिगर लेते 22 लेते, इसका 20 है और इसका 22 है। तो आप कोई मुझे बता सकता है कि कंबाइन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैथ्स का करना है तो क्या कैसे करना चाहिए? इन दोनों का एवरेज लेने का तो चलेगा क्या? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? हम लोग ये सारे प्रॉब्लम आगे देखने वाले हैं। बोलो, इसका दोनों का एवरेज लेंगे तो अपने को दोनों क्लास का एवरेज मार्क्स मिलेगा क्या मैथ्स का? Assume that this is our second year marks, एवरेज मार्क्स, ओनली एवरेज ही दिया है, डायरेक्ट एवरेज दिया है मैंने, ये नहीं दिया है। और ये फर्स्ट ईयर का एवरेज मार्क्स है, मुझे दोनों क्लास का मिला के एवरेज मार्क्स चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा? इन दोनों का एवरेज बराबर 21 है, इन दोनों का एवरेज है ना बराबर 21 है, 42 डिवाइड बाय 2 एवरेज 21 आएगा, ठीक है। तो इज इट द करेक्ट एवरेज और मीन फॉर कंबाइंड क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर? मेरा सवाल ये है आपसे, करेक्ट है कि नहीं?
अरे बताओ, कोई तो बताओ। सर इट विल बी अप्रोक्सीमेट मीन, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही एवरेज थे पहले, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी करेक्ट, ऐसा आपका कहना है? यस सर। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली करेक्ट बोल रहे तो ये नहीं करना है एक्चुअली अपने को। वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी सपोज आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है और वो क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट है। ईयर में सपोज 30 स्टूडेंट है और सेकंड ईयर में सपोज 50 स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के वजह से ना अपना डिनोमिनेटर अपना सब कुछ चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट टेक एवरेज ऑफ टू एवरेजेस एंड वी कैन नॉट टेक इट एज अ रिजल्टेंट एवरेज। दो एक्स बार अपने पास है, एक कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, दो एवरेजेस। सपोज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का हम लोग एवरेज मैथ्स का मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथ्स का अगर कंसिडर करेंगे, दोनों का एक्स बार कैसे निकाला जाएगा? सब स्टूडेंट का मार्क्स का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कंप्यूटर, और इधर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी डोंट हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो इसके लिए ना कंबाइन मीन का फॉर्मूला है अपने पास। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या है? जेड बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक्स बार और वाई बार ऑलरेडी यूज किया है। एक्स बार इज कंप्यूटर का मीन और ये आई का मीन है सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है? देखो हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो टोटल कैलकुलेट करना है। मीन मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये समेशन मिलता है अपने को। मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड क्लास, तो बोथ क्लास मिलेगा। तो न्यूमरेटर इज टोटल ओनली है। न्यूमरेटर में अपन लोग को टोटल समेशन ऑफ बोथ क्लास मिलेगा। न्यूमरेटर में विल गेट समेशन ऑफ बोथ क्लासेस एंड डिनोमिनेटर में वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बोथ क्लासेस। तो ये एग्जैक्ट मीन मिलेगा अपने को। जैसे इसने बताया कि दिस विल बी नॉट एग्जैक्ट, इट विल बी विद सम एरर। थोड़ा एक्यूरेट रहेगा बट इट विल नॉट बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ये है कि सारे स्टूडेंट का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सबका ऐड करो मार्क्स और उसको उन दोनों के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करो, तो ये है मीन। इसमें हमने नहीं किया था तो ये करेंगे, और एक दो प्रॉब्लम है जो अलग है वो करेंगे, देन वी विल गो टू मीडियन। इस इधर कुछ प्रॉब्लम है, मैं सीधा ना उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास। तो मीन फाइंड करना है, ये दिया है, ये एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड ऐसा दिया। डायरेक्ट ही करो, स्टेप डिविजन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों ये तो बुक में लिख सकते हैं, एग्जाम में एक ही आएगा कोई ना कोई। तो आपको समेशन डायरेक्ट ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर करना है, तो मीन मिल गया। ये उन्होंने एज्यूम मीन से करके दिखाया। अभी हाँ, ये प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आज जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप है ना, ये देखो ये नोट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, नहीं किया है ये लेकिन आज मैं करने वाला हूँ। तो ये इसको ना प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन जो जो प्रॉब्लम नंबर में आपको बता रहा हूँ ना, वो प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम्स आर एक्सपेक्टेड इन एग्जाम। तो इसके लिए ना वो प्रॉब्लम्स अच्छे से समझो, बहुत सिंपल है वैसे। तो इधर क्या है, फाइंड के, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एसएससी में जो किया था सीधा सीधा मीन फाइंड करना, अभी ये मीन दिया है इन दिस एग्जांपल वन एज 2.5। देखो क्या लिखा है, फाइंड के इफ मीन इज 2.5। तो मीन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड के। ठीक है, तो अभी अपने को फॉर्मूला यूज करना है, टोटल सबका टोटल उसमें के भी आएगा अपॉन 12 करने का। 12 क्यों किया है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतना रहेगा। मीन इज 2.5, दिस इज गिवन। ठीक है, सो एक्स बार इज इक्वल टू, सबको अगर ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है 26 प्लस के 12। इधर ना कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो किया तो गया पूरा, फिर फाइनल आंसर रॉन्ग हो गया। कुछ लोग उसको 26 के करते हैं, मल्टीप्लाई बाय के तो नहीं है ना ये। तो वी हैव टू राइट लाइक दिस 26 प्लस के, नॉट 26 के। 26 के ये ऐड करेंगे तो, और अपॉन 12। मीन इज गिवन एज 2.5, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को के का वैल्यू मिल गया।
ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम नहीं हुआ था, इसके लिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कुछ कुछ। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको मीन? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज मीन ही है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड, हाँ इधर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इधर क्या दिया है, कैलकुलेट मीन ऑफ फॉलोइंग, मीन ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे सपोज एक ऐसे समझो कि एक स्कूल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतने लोग हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। तो ये टेबल लग रहा है लेकिन एक्चुअली टेबल नहीं है ये ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी समझने के लिए। किसी को लगेगा इसका टोटल क्या, कभी कभी समझ में नहीं आता न्यूमरेटर में क्या लेना है। आप ऐसे सोचो कि दिस इज अनग्रुप्ड एग्जांपल ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। फर्स्ट ईयर में 32 स्टूडेंट है, सॉरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में 29 है, थर्ड में 34 है, फिर 35 है। ऐसे अगर जाएंगे तो अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर चाहिए स्टूडेंट्स का। तो टोटल ऑफ ऑल दिस इज 231 डिवाइड बाय 7 किया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। तो कुछ कुछ किसी को लग सकता है कि टेबल दिया तो ग्रुप का करना चाहिए, तो ग्रुप का नहीं करना है, समझना चाहिए आपको, कभी करना है कभी नहीं करना है। इधर इन सबका टोटल है, टोटल 7 क्लास है ना अपने पास, टोटल 7 क्लास का 231 है, तो एवरेज क्या होएगा 231 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ऐसे है। अभी हाँ, ये अपना जो स्टेप डिविजन मेथड है, या इसमें इन्होंने एज्यूम मीन लिखा है, चलेगा। ये स्टेप डिविजन आगे किया है यहाँ पे, ये देखो एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेप डिविजन मैंने ऑलरेडी बताया लास्ट टाइम सब, यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, बड़ा डेटा दिया है एकदम। नंबर ऑफ एग्जामिनीज एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये रेंज में 4 लोग है ऐसा समझो, 20 to 25 में 5 लोग है, ये पूरा इतना है। now we have to find first whichever formula we have to use, first we have to find mid value that is called as xi, क्योंकि अपने को ना xi से मल्टीप्लाई करना है। so if we don't find this xi then how can we multiply 15 to 20 रेंज है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि कभी कभी पॉइंट में आता है, आप डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे 17 है या 18 है, वो गलत है। इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, एग्जैक्ट मिलता है अपने को। तो इन दोनों का 35 डिवाइड बाय 2 इज 17.5। एक दो मिला ना, बाद में आगे का समझ में आता है, वो विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आगे। पहले एक दो एटलीस्ट फाइंड करके देख। हेलो Sir, connect. #BSNL। चेस खेल चेस खेलना है क्या? कल चालू रहता, मैम का डांट खाया था चेस खेलते खेलते। डांट कुछ नहीं था, वो खाली बोला था। लेक्चर ही नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग पे बैठो। हाँ बराबर बराबर, स्मार्ट स्मार्ट।